पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे भौगोलिक चिंतन के विकास क्रम पे और प्राचीन भारतीयों के संदर्भ में हमने बात कर लिया था। आज हम बात करते हैं प्राचीन ग्रीक या यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। प्राचीन ग्रीक या यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। प्राचीन ग्रीक या यूनान के जो भूगोलवेत्ता रहे हैं उस समय वो भूगोल के विकास करने के लिए उसमें किस तरह की जो प्रणाली थी या क्रियाएं, किन प्रणालियों का प्रयोग करते थे, वो इस पे थोड़ी सी बात कर लें। तो तीन तरह की प्रणालियां थी, सिस्टम थे। एक तो था अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन। अन्वेषण के तहत वो करते क्या थे? अन्वेषण का अर्थ होता है एक्सप्लोरेशन, अर्थात तथ्यों को खोजना या संग्रहण करना उनका, ठीक है, तथ्यों को खोजकर उनका संग्रहण करना। तो जब वो भूगोल के तहत अन्वेषण की बात की जाती है तो फिर पृथ्वी की बहुत सारी जानकारियों को खोजना, उनको इकट्ठा करना और फिर उनके आधार पे कोई विचार देना, जिसको हम आज पढ़ेंगे भौगोलिक चिंतन में, ठीक है। तो एक था अन्वेषण मेथड और एक था क्षेत्रों का मानचित्रण करना। क्या? क्षेत्रों का मानचित्रण करना। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर यात्राएं की जाती थी। ये सब के सब यात्री हैं जो देश दुनिया के तमाम जगहों पर जा कर के खोजबीन किए हैं, घूमे टहले हैं, देखे हैं। देखने के बाद में फिर उनकी मैपिंग तैयार की है और उन सब का योगदान लेकर के आज हम जो भूगोल पढ़ते हैं और मानचित्र देखते हैं। अब तो सैटेलाइट से मानचित्र मिल जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि जब सैटेलाइट नहीं थी तब भूगोल की जो जानकारी थी हमारे पास, जो मानचित्र था, उससे और आज की जो सैटेलाइट से ली गई इमेज है, ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मानचित्रण वहाँ भी घूम टहल के ही सही, यात्राएं करके मानचित्रण किए वो लोग, लेकिन करते थे। भूगोल में जानकारी को संदर्भित करने या इंडिकेट करने के लिए मानचित्रण का प्रयोग हुआ है। एक था एकत्रित सामग्री के बारे में परिकल्पना करना। ये तीसरी प्रणाली थी, एकत्रित सामग्री के संदर्भ में परिकल्पना करना। परिकल्पना का अर्थ होता है सोचना, चिंतन करना। प्रॉब्लम्स के लिए जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं आप, जितने भी सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं अंतर्मन में, वो होती है परिकल्पना। आपको कोई प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए कि आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, एक दो बार आप फेल हुए, फिर आप बैठ करके सोचे कि आखिर समस्या क्या है, क्यों नहीं पास हो पा रहे हैं। फिर आपको पता चला कि प्रैक्टिस सेट काम नहीं कर रहा। फिर आपने सोचा कि अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें तो हो जाएगा। कुछ और चीज़ें, रिवीजन भी नहीं हो पा रहा है बढ़िया से। तो ये जितने समाधान आप ढूंढ रहे हैं मन ही मन में, यही है परिकल्पना। तो ज्योग्राफी में जब पृथ्वी की यात्राएं किए वो लोग, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, मानचित्रण तैयार करना, अन्वेषण करना, फिर उसके बाद में बात आती है कि फिर ये जो है ये ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे वो सारी जितनी भी संभावनाएं खोज पाते थे, जितनी भी तौर तरीकों को वो देख पाते थे। भाई वो दिन और रात को देखे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था ये दिन रात क्यों हो रहा है, सूर्य के चक्कर लगाने से या पृथ्वी के घूर्णन से। तो उन्होंने कल्पना ही किया, परिकल्पना किया कि सूर्य की स्थिति पृथ्वी के परितः है, अर्थात पृथ्वी केंद्र में है। इस तरह की परिकल्पनाएं रही उनकी। तो ये होते हैं, ये तीन प्रणाली हैं जिनका प्रयोग उस समय प्राचीन काल में भूगोल के विकास के लिए किया गया था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ताओं में जो प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे हैं, एक नाम आता है होमर का। 9वीं शताब्दी में ये थे। क्या नाम है? होमर, 9वीं सदी ईसा पूर्व, ठीक है। इनके एक कह सकते हैं कि आप यात्री भी हैं, क्योंकि जितने भी लगभग भूगोलवेत्ता रहे प्राचीन काल के, वो यात्री कह सकते हैं, कॉमन वर्ड उनके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि वो जो भूगोल की जानकारी इकट्ठा किए थे वो यात्राओं के माध्यम से ही किए थे ज़्यादातर, ठीक है। इनकी 2 पुस्तकें, अब मैं यहाँ पे आपको वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो यूजीसी नेट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके साथ मिलते हैं और उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं किसी भूगोलवेत्ता का जीवन परिचय देने का कोई मतलब नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं बने। उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ हैं, हम उन्हीं पर फोकस करेंगे, ठीक है। इनकी 2 पुस्तक है, एक थी इलियड और एक ओडेसे। क्या? एक इलियड और एक पुस्तक थी इनकी ओडेसे। इन 2 पुस्तकों का आप नाम याद रखिएगा, इन्हें महाकाव्य कह सकते हैं, ठीक है। इनका विश्वास था कि पृथ्वी वृत्ताकार है और चारों ओर सागर से घिरी है।
ये प्रमुख इनका मत था। इनका मानना क्या था कि पृथ्वी वृत्ताकार है और चारों ओर से सागर से घिरी है। मैंने बताया ना कि जो इन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसी के आधार पे अपनी विचार दिए। इनका जो भूगोल में योगदान है, मुख्य योगदान तो यही है कि इसने बताया कि पृथ्वी वृत्ताकार है और चारों ओर से सागर से घिरी है। किसी बड़े भूखंड को देखा जिसे माना पृथ्वी, और फिर उसके बाद में दूर दूर तक सागर ही सागर नजर आया होगा। जैसे आपको एक आइलैंड पे खड़ा कर दिया जाए तो आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी चौतरफा सागर ही होगा, तो उस आइलैंड को आप पृथ्वी मान लें और चारों तरफ जल से घिरा हुआ मान लें उसको। इन्होंने ये बात मानी। इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता रही है, योगदान रहा है, वो चारों दिशाओं से आने वाली 4 हवाओं का इन्होंने जिक्र किया अपनी इन्हीं महाकाव्यों में। तो 4 ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि चारों दिशाओं से आने वाली हवा का जिक्र, आने वाली हवा का या वायु का जिक्र किया इन्होंने। उस जिक्र में शामिल क्या है, वो हवाएं कौन कौन सी हैं, चारों दिशाओं की हवाएं, और उनका नाम आप ध्यान रखिएगा। बारिश, जो कि उत्तर से आने वाली ठंडी वायु है। बारिश उत्तर से आने वाली ठंडी वायु, ठीक है। फिर यूरस, पूर्व से चलने वाली गर्म वायु। यूरस ये पूर्व से चलने वाली है, चलने वाली गर्म वायु। गर्म है तो शुष्क भी होगी, ठीक है, धीरे चलेगी। ये उत्तर से आने वाली, ये पूर्व से चलने वाली हवा। नाम याद रखिएगा, बारिश, यूरस, और एक नोटस है जो कि दक्षिण से आती है। क्या है? नोटस। ये दक्षिण से आने वाली हवा है। दक्षिण से आने वाली हवा। चौथी हवा जयफरस है, जो कि पश्चिम से भयंकर आंधी के साथ आती है। जयफरस पश्चिम से आती है। तो इन 4 हवाओं का नाम आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, यूजीसी नेट ने पूछा है, तो इसलिए आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये तो बात हो गई होमवर्क की। ध्यान रखिएगा इनके 2 महाकाव्य, इलियाड पूछ लेता है कभी, इलियाड या ओडेसे किसके महाकाव्य हैं या रचना है, तो होमवर्क की है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थेल्स। थेल्स 640 से 546 ईसा पूर्व। ये दूसरे विद्वान थे यूनान के। इन्हें यूनान का चिंतक, दार्शनिक तथा यात्री भी कह सकते हैं। ये इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है भूगोल में, ज्यामितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। पहला चीज तो आप नोट करके रखिएगा, ज्यामितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था, गणितीय भूगोल का विकास किया। गणितीय भूगोल के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तीसरा, इन्होंने पृथ्वी को जल में तैरती हुई तस्तरी माना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पृथ्वी को जल में तैरती हुई तस्तरी माना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पूछ सकता है कि किस विद्वान ने या किस भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी को जल में तैरती हुई तस्तरी के रूप में व्याख्या किया है, तो थेल्स ने किया है, ठीक है। एक कार्य और किया इन्होंने, पृथ्वी को मापने का कार्य किया, ठीक है। क्या किया? पृथ्वी को मापने का कार्य किया, मापने का कार्य, और इसी के साथ पृथ्वी पर स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। स्थानों को अंकित करने का, अंकित करने का प्रयास। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी मापना, या 2 स्थानों का लोकेशन जो आप देखते हैं मैप पे, स्थानों को अंकित करने का अर्थ होगा लोकेशन। किसी स्थान पे यात्रा करके आया, उसको एक मैप पे ड्रॉ किया, इस जगह पे मैं गया था, इस रास्ते से गया था, ये दूरी होगी, ठीक है। इसका कार्य इन्होंने प्रयास किया था, ठीक ठाक था प्रयास, शुरुआती दौर था। इनके बाद में फिर बात आती है अनेक्जिमेंडर की। कौन है? अनेक्जिमेंडर।
इनका जो समय काल रहा है वो 610 से 546 ईसा पूर्व। ये थेल्स का शिष्य था। क्या थे? थेल्स के शिष्य। शिष्य मतलब चेला, ठीक है। और यूनान का विख्यात दार्शनिक था। दार्शनिक मतलब फिलोसफर था। ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित किया, एक बड़ा योगदान है इनका। क्या? ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित किया। ब्रह्मांड विज्ञान को विकसित करने के बाद में एक शब्द आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आया, नोमोन। नोमोन नामक यंत्र का विकास किया था। क्या किया था? नोमोन नामक यंत्र का विकास किया था। ये नोमोन क्या है? आज की जो एक सूर्य घड़ी है उसके जैसा था, सन वॉच की तरह था। इसमें किसी की परछाई को क्या करता था? किसी की परछाई या उसके साये को देख करके सूर्य की स्थिति का अंदाजा या पता लगाया जा सकता था इस नोमोन यंत्र द्वारा। यानी परछाई के माध्यम से सूर्य कहाँ पर होगा, इस समय किस अक्षांश पे होगा। उस समय अक्षांश की बात नहीं थी, लेकिन परछाई के आधार पर सूर्य की स्थिति को ज्ञात करने वाला यंत्र नोमोन के नाम से जाना जाता है, जिसका विकास थेल्स अनेक्जिमेंडर ने किया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसने एक बात और महत्वपूर्ण कही थी, वो ये कि पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति जल से हुई है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जल से हुई है। ऐसा अनेक्जिमेंडर ने माना था। ठीक है। इनका जो सबसे बड़ा योगदान था वो गणितीय भूगोल में था। किसमें था? गणितीय भूगोल में इनका सबसे बड़ा योगदान था। इन्हें अनेक्जिमेंडर और थेल्स को, दोनों लोगों को मिला करके गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। कभी पूछ सकता है कि गणितीय भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन में अगर दोनों का नाम दिया रहे, थेल्स और अनेक्जिमेंडर, तो आप ध्यान रखिएगा यही होंगे गणितीय भूगोल का संस्थापक। ये दो लोग हैं, थेल्स और अनेक्जिमेंडर। ये बातें इन दो लोगों की हैं। इनके बाद में फिर हम चर्चा कर लेते हैं डेमोक्रिट्स की। डेमोक्रिट्स का जो समय काल रहा है 470 से 380 ईसा पूर्व। डेमोक्रिट्स 470 से 380 ईसा पूर्व। ये भी यूनानी भूगोलवेत्ता थे या विद्वान थे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था और विश्व का एक मानचित्र बनाया था, जिसमें विश्व को पूर्व से पश्चिम दिशा में फैला हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। विश्व के मानचित्र में विश्व को पूर्व से पश्चिम फैला हुआ दिखाया गया था। ठीक है, पूर्व से पश्चिम फैला हुआ दिखाया। मैप पूरी पृथ्वी का, पूरी दुनिया का जो मानववास है, जहाँ पे इंसान रहते हैं, उसका एक मानचित्र इन्होंने ड्रॉ किया, जिसमें पूरी दुनिया को, संसार को पूर्व से पश्चिम की ओर सेट किया इन्होंने। बाकी ब्रह्मांड उत्पत्ति का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये आप इतना ध्यान में रखिएगा। इनके बाद में नाम आता है पाइथागोरस की। पाइथागोरस का जो महत्वपूर्ण कार्य था कि ग्लोब की परिकल्पना प्रस्तुत की। क्या? ग्लोब की परिकल्पना प्रस्तुत किए। और ग्लोब की परिकल्पना के साथ साथ पाइथागोरस और उनके जो शिष्य लोग थे, इन्होंने पहली बार बताया कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। ध्यान में रहे कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूर्णनशील भी है। ये एक महत्वपूर्ण बात थी उस समय, जब कोई इस पर ध्यान नहीं दिया था। उस समय इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है, जो कि आज भी सत्य है।
गोला मतलब पूरी तरह से गोला नहीं है, लेकिन उस समय की जानकारी के हिसाब से, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब ये विचार महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में फिर हम हिकाइटियस की बात करते हैं। 500 ईसा पूर्व के आसपास उनका समय रहा है। हिकाइटियस 500 ईसा पूर्व के लगभग। ठीक है, पहली बार उस समय के ज्ञात संसार में जो बसे हुए लोग थे, वो सामान्य भौगोलिक वर्णन यानी प्रादेशिक आधार पर किया था। आप कह सकते हैं कि सामान्य जो भौगोलिक स्थिति है, स्थिति का प्रादेशिक स्तर पे क्या किया था, वर्णन किया था इसने, का वर्णन प्रादेशिक आधार पे। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण, यानी जो उस संसार में उस समय में जो बसे हुए लोग थे, बसने का मतलब जो निवासित लोग थे, उनका जो भौगोलिक वितरण है क्षेत्र वाइज इन्होंने करने का प्रयास किया और एक प्रादेशिक भूगोल की नींव डाली। भाई प्रादेशिक आधार पे कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि प्रादेशिक भूगोल की, जो आज हम लोग रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसका नींव डाला। नींव मतलब एक आधार तैयार किया, भूगोल की नींव डाली। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ईसा पूर्व 520 में उसकी भौगोलिक वर्णनों की एक पुस्तक आई थी, जेस पीरियोडस। इनकी एक पुस्तक थी, लगभग 520 ईसा पूर्व के आसपास आई थी, जेस पीरियोडस। ये पुस्तक आप ध्यान में रखिएगा, 2 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ था। पहला खंड में इन्होंने क्या लिखा था, यूरोप की जानकारी थी, पहले खंड में यूरोप से संबंधित जानकारी, और दूसरे खंड में अफ्रीका और एशिया का वर्णन किया गया था। वर्णन मतलब उल्लेख किया गया था। तो ये पुस्तक का नाम आपसे पूछ सकता है, किसकी है, तो हिकाइटियस की है। ठीक है, और इसी पुस्तक के कारण ही इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इसी के कारण, इसी कारण भूगोल का पिता कहते हैं हिकाइटियस को। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये मिस्र की यात्रा किए थे, एक यात्रा शामिल थी, मिस्र की यात्रा किए थे, और मिस्र में आज भी मिस्र को नील नदी का क्या कहते हैं, वरदान कहते हैं। तो इन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था कि मिस्र को नील नदी का क्या कहते हैं, तोहफा बताया था। ये मिस्र को नील नदी का तोहफा बताया। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। यूनान के और भी भूगोलवेत्ता हैं, जैसे हेरोडोटस हैं, प्लेटो है, अरस्तु हैं, तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।